पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि विजय ने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड की गई वीडियो को सभी के सामने सबूत के तौर पर पेश कर दिया था, जिसे देख सभी को यकीन हो गया था कि मोहित ही असली मुजरिम है। अब आगे भीड़ के बीच अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने यह सब देखा। पलक झपकते ही उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को बलात्कार के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका गरीब एक्स बॉयफ्रेंड एक वीआईपी से परिचित था और सफलता जल्द उसके कदम चूमने वाली थी। वो शर्मिंदा और बेहद दुखी महसूस कर रही थी। अगर उसका तुषार के साथ ब्रेकअप नहीं होता तो आज चीजें अलग होती। तुषार, वो आगे बढ़ी और तुषार का नाम पुकारा। अंजलि को अपना नाम पुकारता सुन तुषार दंग रह गया। अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, फिर वो मुड़ गया और उसे इग्नोर कर दिया। अंजलि को यह देख आश्चर्य हुआ, फिर वो निराश होकर मुड़ गई और रूम से बाहर चली गई। उसके बाद विजय और माही ने पुलिस स्टेशन में अपने बयान दिए। गुंजन और तुषार भी उनके साथ आए थे। फिर माही के मॉम डैड उसे ले गए, जबकि विजय, तुषार और गुंजन ने सड़क के किनारे एक ढाबे पर रात का खाना खाया। विजय ने उन्हें समझाया कि उसने पिछले 3 सालों में कुछ चिकित्सा कौशल का अध्ययन किया था और डीआईजी मिथिलेश के बेटे को कोमा से बाहर निकाला था। इसके अलावा विजय ने प्रभास और बाकी लोगों को फोन किया था और तुषार और उसके पिता के लिए नौकरी ढूंढने के लिए कहा था। तुषार को अलविदा कहने के बाद उसने गुंजन को उसके घर छोड़ा और वापस ब्लूबेल फुटहिल गार्डन लौट आया। पलक झपकते ही कई और दिन बीत गए। विजय के यह दिन सामान्य बीत रहे थे। वो हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता था, फिर ताबीज बनाने और वृक्षारोपण के कौशल का अध्ययन करता था। हर दूसरे दिन वो सड़क निर्माण की प्रगति की जांच करने के लिए पापड़ा गांव जाता था। दिन उतार चढ़ाव भरे नहीं थे, लेकिन समय बहुत बीत चुका था। आहाना के साथ दिन और भी रोमांटिक थे। स्टूडेंट गैदरिंग को खत्म हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उस दिन के बाद सभी स्टूडेंट्स का विजय के प्रति बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। उनमें से कई लोगों ने तो उसे डिनर पर भी इनवाइट किया था, लेकिन विजय ने कुछ बहाना लगाते हुए उन सभी को मना कर दिया था। विजय की सिफारिश के बाद तुषार और उसके पिता को शंकर ने जॉब पर रख लिया था। उसकी एक जूते की फैक्ट्री थी जहां टॉप ब्रांड्स के जूते बनाए जाते थे और उनके जूते इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट होते थे। शंकर दोनों बाप बेटे की परफॉर्मेंस से संतुष्ट था। तुषार एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। इसके अलावा वो अपने काम के बारे में हमेशा डेडिकेट रहता और उसे जल्द से जल्द सीख लेता था, जबकि उसके पिता एक विनम्र व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शंकर ने उन्हें तुरंत परमानेंट जॉब पर रख लिया था। फैक्ट्री में तुषार एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर था, जबकि उसके पिता एक वर्कशॉप सुपरवाइजर बने। इसी वजह से तुषार के पिता ने विजय को ठीक से धन्यवाद देने के लिए उसे रात के खाने पर अपने घर आमंत्रित करने पर जोर दिया। उनके पास विजय को धन्यवाद देने के अलावा कुछ नहीं था, जिसके कारण उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। जहां तक मोहित और पूजा का सवाल है, कैप्टन आदित्य के अनुसार दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया था और उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहित बलात्कार के प्रयास का दोषी था और उसे 3 साल या उससे अधिक की जेल होने की संभावना थी और पूजा उसकी एक सहयोगी थी, इसलिए उसे एक हल्की सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे कई सालों के लिए तो सजा होनी ही थी। विजय इन नतीजों से काफी संतुष्ट था। उसके मुताबिक जेल में बहुत सारे विकृत मानसिकता वाले खतरनाक बलात्कारी बंद थे, लेकिन मोहित गौरी और कोमल त्वचा वाला एक सुंदर लड़का था। वहां उसका जीना इतना भी आसान नहीं होगा। कुछ और दिनों बाद पापड़ा गांव से एक अच्छी खबर आई। सड़क का काम आखिरकार पूरा हो गया था। विजय को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत पापड़ा गांव के लिए रवाना हो गया था। गड्ढों वाला टेढ़ा पहाड़ी रास्ता एक चौड़ी और सपाट डामर वाली सड़क बन गया था। माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे कि यह रास्ता एक समृद्ध शहर की ओर ले जा रहा हो। डामर सड़क मुख्य सड़क को सीधे गांव से जोड़ती थी, उस पुल के पार जो नदी की धारा के ऊपर से जाता था। विजय के पहुंचने पर ग्रामीणों ने तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव का बुजुर्ग मुख्य भी उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। विजय बेटा, पता नहीं मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे बोलूं, लेकिन तुमने जो गांव के लिए किया है वो कोई एक नेता भी नहीं कर सकता। पूरे गांव की ओर से मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूं। गांव का मुख्य बहुत उत्साहित नजर आ रहा था और विजय के सामने हाथ जोड़े उसके चेहरे पर अपार कृतज्ञता थी। हाँ, मेरे विजय को देखो,
वो बड़ा होकर कितना अच्छा इंसान बन गया है, उसका मामा गर्व से हंसते हुए बोला। गांव वालों ने उसे गौर से देखते हुए आपस में चर्चा चालू कर दी। देवदत्त बहुत भाग्यशाली है कि उसे एक अच्छा नाती मिला है। यह तो अभी उसने पहला कदम उठाया है, तुम आगे आगे देखते जाओ कि हमारा गांव कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है। हाँ, तुमने सही कहा। विजय सच में एक अच्छा लड़का है। उसके दिल में रत्ती भर भी खोट नहीं है, वो हमारे गांव का भला ही चाहता है। गांव के सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। कुछ लोगों ने तालियां बजाना भी शुरू कर दी थी। अधेड़ उम्र की महिलाओं का एक समूह भी उसे प्रशंसा के साथ देख रहा था। ओह, यह विजय इतना बुरा लड़का नहीं है। उसे देखो, वो सुंदर है और उसका कद भी लंबा है। अगर मेरी बेटी कुछ साल छोटी होती तो मैं उसकी शादी विजय से ही करवा देती। हट, भला विजय क्यों तुम्हारी उस जंगली बेटी को पसंद करेगा? विजय इतना अच्छा बच्चा है, वो पहले से ही शादीशुदा होना चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो वैष्णवी की बेटी को कतार में पहले स्थान पर होना चाहिए। विजय ने अपने नाना नानी से मिलने का बहाना बनाने से पहले कुछ समय के लिए ग्रामीणों के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया। उसके नाना नानी ने इस बीच विजय द्वारा बनाई गई कई स्वास्थ्य देखभाल दवाएं ली थीं। उनके शरीर मजबूत हो गए और उनका रंग बेहतर हो गया। वो अच्छे मूड में लग रहे थे। विजय इस बार भी उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल औषधि की कई बोतलें लाया था। विजय बेटा, आपने गांव के लिए एक और अच्छा काम किया है। अगर स्वर्ग में लक्ष्मी को पता चल जाए कि आपने क्या किया है तो वो बहुत खुश होगी। विजय को देखते और अपनी बेटी को याद करते हुए नानी की आंखों में आंसू झलक आए थे। नाना जी की आंखों में भी उदासी झलक आई और उनके आंख लाल होने लगी थी। नाना और नानी से कुछ देर बात करने के बाद विजय अवनी के घर गया। ओ विजय बेटा, तुम आए हो। दूर से देखते हुए वैष्णवी ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। विजय का नाम सुनकर अवनी भी घर से बाहर आ गई थी। वो शरारत से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक निखार रहे थे। उसकी स्किन गोरी और बेदाग थी। उसकी विशेषताएं सुंदर थीं और बिना किसी मेकअप के वो शुद्ध लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो उज्जवल सूरज के नीचे बहुत आकर्षक लग रही थी। विजय, आप यहाँ कब आए? वो मधुर स्वर में बोली। उसकी मुस्कान सुंदर थी। उसकी बड़ी आंखें अर्धचंद्र की तरह थोड़ी संकीर्ण थीं। हाँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही यहाँ सड़क देखने आया था, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अवनी घर पर ही अपने छूटे हुए सिलेबस की पढ़ाई कर रही थी। अच्छी चल रही है। मैंने लगभग अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है, इसलिए जब मैं स्कूल लौटूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अवनी ने जवाब दिया। बढ़िया, विजय मुस्कुराया। अब आप अंदर नहीं आएंगी या फिर बाहर खड़े रहने का इरादा है? अवनी ने कुछ शरारत से कहा। कुछ देर घर में बैठने के बाद विजय पहाड़ों पर चला गया। वृक्षारोपण के लिए बगीचे का डिजाइन रेडी था और कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी। सड़क का काम पूरा होने के बाद सभी मजदूरों को बगीचे की कंस्ट्रक्शन पर लगा दिया गया था। विजय यह देख पूरी तरह से संतुष्ट था। बगीचे की कंस्ट्रक्शन सड़क की तुलना में आसान थी और इसमें अधिक समय नहीं लगने वाला था क्योंकि पाइलिंग की आवश्यकता नहीं थी। प्रभास के अनुसार उन्हें उनकी वर्तमान प्रोग्रेस के आधार पर आधे महीने के भीतर पूरा काम खत्म कर लेना चाहिए। विजय ने पूरी पर्वत श्रृंखला को अपने बागान व्यवसाय के लिए आरक्षित कर रखा था। औषधीय जड़ी बूटियों को पहाड़ों या घाटियों में लगाया जाना था। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र को अलग अलग भूखंडों में अलग अलग जड़ी बूटियों की खेती के लिए विभाजित किया गया था। एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद विजय पहाड़ों की गहराई में जादुई झरने की ओर आ गया था। उसने जादुई झरने के आसपास के क्षेत्र का चक्कर लगाया और ड्रैगन मशरूम के लिए जमीन का एक टुकड़ा निर्धारित किया, जबकि झरने के बगल में शंख पुष्पी की खेती की जा सकती थी। ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी का आध्यात्मिक तरल के अलावा और भी कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। उनकी मदद से कई असरदार औषधि बनाई जा सकती थी। क्या विजय जड़ी बूटियों का यह बगीचा अच्छे से स्थापित कर पाएगा या अभी भी उसके रास्ते में और अड़चन आना बाकी है? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि स्टूडेंट गैदरिंग खत्म हो चुकी थी और पापड़ा गांव में सड़क कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो चुका था।
विजय सड़क और जड़ी बूटियों के बगीचे की प्रोग्रेस से संतुष्ट था, इसलिए सब अच्छे से देखने के बाद वो जादुई झरने के पास जाता है, जहां वो शंख पुष्पी और ड्रैगन मशरूम की खेती के लिए जगह डिसाइड करता है। अब आगे विजय की रोपण विधियों को आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के रूप में माना जा सकता है। हालांकि उसके तरीकों के साथ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अलग थी। उसके तरीकों के साथ जड़ी बूटियों में आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति मौजूद थी। शंख पुष्पी के लिए प्लांटेशन की आवश्यकताएं ड्रैगन मशरूम की तरह सख्त नहीं थीं। ड्रैगन मशरूम कम तापमान में पनपता था और वो देश के दक्षिणी भाग में पाया जाता था, इसलिए ड्रैगन मशरूम उगाने के लिए यह कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। लेकिन विजय के पास स्वाभाविक रूप से इसका भी एक समाधान था। उसने पहले से ही जेड ताबीजों का एक सेट बनाकर रखा था। उन ताबीजों में बर्फीली शक्तियों का प्रवाह था और उनकी मदद से क्षेत्र ठंडा हो जाता, जिससे यह ड्रैगन मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त स्थान बन जाता। फिर उसने घाटी में एक चक्कर लगाया और उसकी परिधि के चारों ओर नियमित अंतराल पर कुछ मीटर गहरे छेद खोदे और अंदर जेड ताबीज लगाए। जब जेड ताबीज लगाने का काम पूरा हो गया तो विजय उस क्षेत्र में तापमान में गिरावट को महसूस कर सकता था। फिर उसने एक कुदाल निकाला, उस क्षेत्र में जुताई की और जादुई झरने से पानी छिड़का। इसके बाद उसने छोटे छोटे छेद किए और प्रत्येक छेद में एक ड्रैगन मशरूम के अंकुर को दफनाया। ये काम करते हुए उसे 2-3 घंटे बीत चुके थे और अब आसमान में अंधेरा छाने लगा था। विजय फिर जादुई झरने के बगल में गया और जाने से पहले शंखपुष्पी बगीचे की प्लांटेशन की ओर वहां कुछ बीजों को बिखेरा। ये क्षेत्र पहाड़ों में गहरा था और वहां शायद ही कोई जाता था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसके रहस्य का पता लगा सकता है। हालांकि उसने भविष्य में एक भूल भुलैया बनाने की योजना बनाई ताकि सामान्य लोग यहां कभी ना पहुंच सकें। जब विजय पहाड़ों से निकला तो आसमान में पहले से ही अंधेरा छा चुका था। गांव में छतों पर चिमनी से धुआं निकलता दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक रात के खाने की हल्की सुगंध हवा में फैल हुई थी। इससे पहले कि वो शहर की ओर निकलता, उसने एक मिनी वैन को गांव में प्रवेश करते देखा जो उसके पास से तेजी से गुजरी। जब विजय ने मिनी वैन पर नजर डाली तो वो थोड़ा हैरान रह गया। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति लगभग 20 कुछ वर्ष की उम्र का एक वेल बिल्ट यंग लड़का था। उसका चेहरा चौकोर और भौहें मोटी थीं। वो काफी मस्कुलिन लग रहा था। उसके बगल की पैसेंजर सीट पर एक उसी की हम उम्र लड़की थी। वो भी ठीक ठाक लग रही थी और उसके चारों ओर एक चार्मिंग ऑरा फैला हुआ था। विजय उस लड़की से अनफैमिलियर था, हालांकि वो उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था। उसका नाम शिवम था और वो उसका कजन भाई था। जब वो बच्चे थे तब वो बहुत करीब थे। वो खेतों में एक साथ खेलते थे। हालांकि बड़े होने के बाद उनका आपस में कांटेक्ट लगभग खत्म सा हो गया था। उसके मामा के अनुसार शिवम शहर में काम करता था और शायद ही कभी गांव वापस आता था। जैसे ही दोनों व्हीकल ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो मिनी वैन अचानक कुछ दूरी पर रुक गई और विंडो से एक सिर बाहर निकला और चिल्लाया, विजय। विजय भी रुक गया और मुड़कर जवाब दिया, तुम वापस आ गए हो भाई शिवम? ओह, तो यह विजय तू ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कोई जाना पहचान वाला है। शिवम ने गाड़ी से उतरकर विजय की ओर जाते हुए कहा। विजय भी अपनी बाइक से उतरकर उसके पास गया और हाथ मिलाते हुए गले से मिला। शिवम ने विजय को सिर से लेकर पैर तक देखा और कहा, यार विजय, सच में तू कितना बदल गया है। लग ही नहीं रहा कि तू अपना विजय है। वैसे मैंने पिताजी से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। सच में यार, तू तो अद्भुत निकला। विजय के कंधे को थपथपाते हुए शिवम ने उत्साह से कहा। विजय मुस्कुराया, फिर उसने मिनी वैन को देखा और कहा, तो अब तुम घर आने के लिए फ्री हो? और क्या वो भाभी है? शिवम चौंक गया। फिर तुरंत उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसका भाव उदास हो गया। अभी नहीं। विजय ने उसके चेहरे के भाव में बदलाव देखा और पूछा, क्या बात है यार? ये कुछ भी नहीं है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। ये कहते हुए उसने विजय को मिनीवैन की ओर खींचा। आयशा, ये मेरा छोटा कजन भाई है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। यह वही है जिसकी बदौलत आज गांव में एक नई सड़क बनी है। विजय, यह आयशा है। शिवम ने दोनों लोगों का एक दूसरे से परिचय कराया। आयशा गाड़ी से बाहर निकली और विजय को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य नजर आया।
उसने शिवम से पहले उसके कजन भाई के बारे में सुना था। उसका वो कजन भाई एक महान व्यक्ति की तरह था और कई इंपॉर्टेंट लोगों से उसकी जान पहचान थी। इसके अलावा वो गांव के पहाड़ में एक बगीचा स्थापित करने जा रहा था। उसने सोचा था कि इस तरह का एक आदमी एक अमीर व्यक्ति होना चाहिए और असाधारण कपड़े पहनता होगा, लेकिन उसके सामने के लड़के ने सादे कपड़े पहने हुए थे। उसकी पैंट मिट्टी से सनी हुई थी और वो एक छोटी सी 3 व्हीलर बाइक पर सवार था। वो उतना ही सादा था जितना कोई भी आम व्यक्ति हो सकता था। वो केवल सादा नहीं था, कुछ लोग सोच सकते हैं कि वो घटिया या गरीब था। उसने विजय की ओर देखा, लेकिन वो अपने सामने खड़े लड़के के साथ अपनी मानसिक छवि को एक साथ नहीं ला सकी। ठीक है, शायद उसे ऐसा रहना पसंद है, आयशा ने ऐसा सोचा। फिर वो विजय को देख मुस्कुराई। क्या मैं आपको विजय कह सकती हूं? बेशक भाभी जी। विजय मुस्कुराया। आयशा हैरान रह गई। हालांकि वो मुस्कुरा दी और कोई जवाब नहीं दिया। शिवम कुछ शरारत से मुस्कुराया और विजय की ओर खिलखिलाकर देखा। विजय ने सोचा कि यह थोड़ा अजीब है। वो देख सकता था कि दोनों लवर्स हैं। आयशा एक आकर्षक चेहरे के साथ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाली लड़की थी। उसके कपड़े ट्रेंडी थे। शिवम को ऐसी गुड लुकिंग गर्लफ्रेंड पाकर खुश होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम कुछ और है। चूंकि शिवम ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसे लगा कि पूछना अनुचित होगा। उन्होंने कुछ समय और बातचीत की, फिर अलग हो गए। विजय अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ शहर लौट आया। विजय ने पूरी रात फॉर्मेशन को बिछाने के लिए ताबीज तैयार करने में बिताई। वो जिस फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा था उसे 2 लाइन गैदरिंग फॉर्मेशन कहा जाता था। 2 लाइन का गठन आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। हालांकि पहली लाइन का उपयोग वायु से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जबकि दूसरी वाली का उपयोग पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न समय में वायु में आध्यात्मिक ऊर्जा पतली थी, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने का गठन 2 लाइन इकट्ठा करने के गठन जितना प्रभावी नहीं होगा। 2 लाइन गैदरिंग फॉर्मेशन के गठन के साथ पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया जा सकता है और बढ़ती औषधीय जड़ी बूटियों को पोषण देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी के लिए, जिन्हें आमतौर पर परिपक्व होने में दशकों लग जाते हैं। विजय इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सबसे पहले जादुई झरने के चारों ओर ताबीज का एक सेट तैयार किया था। भविष्य में वो पूरे बगीचे के आसपास रखने के लिए ताबीज के और सेट बनाएगा। विजय अगली सुबह जल्दी से पापड़ा गांव के लिए रवाना हो गया। उसने जादुई झरने के बगल में ड्रैगन मशरूम बागान का सर्वेक्षण किया। जादुई झरने के पानी के साथ ड्रैगन मशरूम के पौधे उसकी अपेक्षाओं से बहुत तेजी से थोड़े लंबे हो गए। उसने एक कुदाल से खरपतवारों के क्षेत्र को साफ किया, ब्लड मोती से कुछ तख्तों को निकाला और ड्रैगन मशरूम वाले क्षेत्र को घेरने के लिए एक बाट बनाई। यह काम पूरा होने के बाद ड्रैगन मशरूम उद्यान काफी वास्तविक लग रहा था। विजय ने अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराया। उसने खुद को संतुष्ट और गौरवान्वित महसूस किया। फिर उसने पूरे क्षेत्र के चारों ओर 2 लाइन इकट्ठा करना शुरू किया। फिर शंख पुष्पी बगीचे वाली जगह का सर्वेक्षण करने गया। उसने एक दिन पहले ही शंख पुष्पी बीजाणुओं को बिखेर दिया था। जादुई झरने के पानी के पोषण के साथ वो भी अंकुरित होने लगे थे और काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे थे। आखिर शिवम और आयशा के रिश्ते में यह अनजानी सी खटास कैसी थी, जिसे समझने में विजय असमर्थ था। आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। पिछले अध्याय में हमने सुना कि विजय ने ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी की खेती के लिए अच्छे से सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। इस बीच उसकी मुलाकात अपने कजन भाई और उसकी लवर आयशा से हुई थी। जब विजय अगले दिन आया तो उसने 2 लाइन नामक फॉर्मेशन को ड्रैगन मशरूम उगाने वाली जगह के चारों ओर बिछा दिया था और भविष्य में पूरे बागान के चारों ओर फैलाने के बारे में सोचा था। अब आगे इट्स टोटली OSM। ड्रैगन मशरूम और शंख पुष्पी की प्लांटेशन प्रोग्रेस को देख विजय बहुत खुश था। फिर उसने एक बाल्टी ली और बाल्टी को जादुई झरने के पानी से भर दिया। फिर ड्रैगन मशरूम बगीचे को पानी पिलाया। जिस वक्त उसका काम खत्म हुआ तब तक दोपहर का समय हो चुका था।
विजय ने अपने कंधे पर कुदाल लिए और पहाड़ों को छोड़ दिया। एक बार पहाड़ों से बाहर निकलने के बाद वो गांव की ओर बढ़ा। उसने देखा कि गांव के प्रवेश द्वार पर कई कारें खड़ी थीं, जबकि घरों के बाहर भीड़ जमा थी। क्या यह मामा का घर नहीं है? विजय ने यह देखते हुए सोचा कि भीड़ कहां जमा है। उसने अपने कदमों को तेज कर दिया और जितनी जल्दी हो सके उस ओर बढ़ा। विजय! जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया। विजय भीड़ के बीच से निकला और देखा कि लोगों का एक छोटा समूह उसके मामा के सामने के दरवाजे के सामने से निकल रहा था। उसके मामा और मामी दरवाजे पर खड़े थे। वो दुखी लग रहे थे। शिवम और आयशा भी वहां थे। एक अधेड़ उम्र की महिला आयशा का हाथ खींच रही थी और उसे भीड़ से दूर ले जा रही थी। मेरी बात सुनो आयशा, और चुपचाप मेरे साथ घर आओ। मैं नहीं चलूंगी मां। आयशा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तू! आयशा की मां को गुस्सा आ गया। बेशर्म लड़की, क्या तेरे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? तेरी अभी शादी नहीं हुई है, फिर तू पराये आदमी के घर कैसे रह सकती है? मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कहती हैं मां, मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगी। मैं केवल शिवम से शादी करना चाहती हूं और किसी और से नहीं, आयशा ने कहा। होश में आओ आयशा, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम अभी भी इतनी नादान क्यों हैं? जरा गौर से देखो, यह उसका घर है। ये इतना टूटा हुआ और जर्जर है कि कोई वहां कैसे रह सकता है? जब यह लड़का अपना घर अच्छे से नहीं बना सकता तो शादी के बाद तुम कहां रहोगी? क्या तुम एक बच्चे का खर्च उठा सकती हो? और क्या तुम उसे एक अच्छे स्कूल या कॉलेज में भेज पाओगी? इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। मैं तो बस तुमसे यह कह रही हूं कि जब यह तुम्हारे लिए एक अच्छा घर नहीं बना सकता है, तुम्हारे खर्चों को नहीं झेल सकता है, तो तुम इसके साथ खुश कैसे रहोगी? तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकती हूं? आयशा बेटा, तुम्हें हमारा भी ख्याल होना चाहिए। तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से बीमार हैं, वो अभी भी घर पर बिस्तर पर पड़े हैं, आयशा की मां ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। आयशा अपनी मां के शब्दों से थोड़ी प्रभावित हुई और उनकी लंबी चौड़ी स्पीच के अंत में उसकी आंखों में थोड़ा दर्द झलक आया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मां सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं समझ सकती हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रही हैं। मैं सिर्फ शिवम से प्यार करती हूं, उसके अलावा मैं किसी और आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। तो शादी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं मानती हूं कि वो थोड़ा गरीब है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। भले ही हमारे पास अभी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। मां, क्या आपने यह नहीं कहा था कि जब आपने शादी की थी तब आप और पिताजी गरीब थे? फिर अब ऐसा क्या हो गया? मिस माहिरा दंग रह गईं और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। माहिरा आयशा की मां थी। मूर्ख लड़की, अब समय अलग है तो तुम्हारी स्थिति वैसी ही कैसे हो सकती है? तुम्हें दर्द बद्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम ऐसी जिद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है? तुम्हारा यह सो कॉल्ड शिवम इतना भी एजुकेटेड नहीं है, ये केवल मामूली काम कर सकता है। क्या इसमें कोई फ्यूचर है? शिवम एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसने अपने दांत कस लिए और दर्द के भाव उसके चेहरे पर झलक आए। वो केवल अपनी असमर्थता पर विलाप कर सकता था। मामा ने एक गहरी सांस ली। वो भी असहाय लग रहा था। वो आयशा से खुश था। वो सुंदर थी और घर के काम में मेहनती थी। हालांकि यह वास्तविकता थी। वो एक पहाड़ी गांव में रहता था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो शहर से बहू नहीं रख सकता था। अकेले दुल्हन के खर्चों की कीमत पहले से ही 1 लाख रुपए थी। उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। मामी ने भी सांस ली। उसने दया से शिवम की ओर देखा। ग्रामीणों ने भी मजबूरी में सिर हिलाया। वो जानते थे कि एक ग्रामीण के लिए शहर की एक पत्नी का खर्चा झेलना आसान नहीं था। आयशा, अब अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे पापा और मैं इस शादी के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि तुम्हारी शादी किससे होगी और किससे नहीं। मिस माहिरा ने सख्ती से कहा और अपनी बेटी को बाहर खींच लिया। मां, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं शिवम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आयशा रोने के कगार पर थी। नहीं, मैं इसके अलावा बाकी सब बातों से समझौता कर सकती हूं। आयशा ने दयनीय चेहरा धारण किया। मां,
अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी। मिस माहिरा हैरान रह गईं। तुम मूर्ख लड़की, तुम में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहती हो? मिस माहिरा इस वक्त बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब वो कम आक्रामक हो गई। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी हताशा में कुछ मूर्खतापूर्ण कदम ना उठा ले। शिवम आगे बढ़ा और जमीन पर घुटने टेक दिए। मॉम, प्लीज आप मुझे आयशा से शादी करने की अनुमति दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आयशा को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मिस माहिरा चकित रह गईं। उसकी आंखों में कमजोरी झलक रही थी। वो शिवम को नापसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और वो अपनी बेटी को गरीबी का जीवन भुगतते हुए नहीं देख सकती थी। उसने धीरे से सांस ली। जैसे ही वो फिर से बोलने वाली थी, उसने अपने बगल से एक कर्कश आवाज सुनी। हे माहिरा, तुम इस शादी के लिए कभी सहमत नहीं हो सकती हो। तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक गरीब गांव का फटीचर लड़का है और फिर भी वो तुम्हारी प्यारी बेटी से शादी करना चाहता है। वो जरूर कोई सपना देख रहा है। एक अधेड़ उम्र की महिला बात करते हुए उनके पास चली आई। उसका चेहरा घमंडी और अशिष्ट लग रहा था। क्या हम इस बात पर सहमत नहीं थे कि आयशा को विराट से शादी करनी चाहिए? हमने दुल्हन की कीमत भी तय की है, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की एक कार। फिर उसने शिवम की ओर देखा। अरे ओ शिवम के बच्चे, क्या तुमने यह सुना? 5 लाख रुपए। अगर तुम जीवन भर काम भी करते हो तो भी तुम इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर तुम समझदार हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और आयशा से शादी का ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। आह, ये दूरस्थ गरीब गांव मुझे असहज कर रहा है। आयशा, चलो, हमारे साथ चलो। आयशा ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन अधेड़ उम्र की महिला पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। हे आयशा बेटी, उसने तीखी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे मैचमेकर के रूप में तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूं। तुम अभी के लिए मुझसे नफरत करोगी, लेकिन तुम भविष्य में मेरे प्रति आभारी रहोगी। फिर वो भीड़ की ओर मुड़ी और चिल्लाई, विराट, क्या तुम यहां अपनी प्यारी पत्नी को घर वापस ले जाने के लिए नहीं आए हो? भीड़ में से एक यंग लड़का बाहर निकला। उसने एक बिजनेस सूट और लेदर शूज पहने हुए थे और उसके हाथों में एक फ्लावर बुके और एक छोटा काला डिब्बा था। वो शिवम के सामने चलकर आया और उसे अफसोस भरी नजरों से देखा। शिवम, तू कहता रहता है कि तू आयशा को खुशी देगा, लेकिन सच में क्या तू इस काबिल है? उसने सर्द आवाज में कहा। अपने घर को देख, फिर इस गांव को देख। ये पहाड़ों में इतना गहरा है कि पक्षी भी यहां नहीं रुकेंगे। तू बस एक कीड़ा है जो गरीबी में पनपा है। क्या तू अपनी वजह से आयशा को भी इस गंदगी में रखना चाहता है? वो तुझसे बेहतर लाइफ डिजर्व करती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आयशा को वो सारी खुशियां दे सकता हूं जो वो डिजर्व करती हैं। इसलिए अगर तू एक मर्द है तो पीछे हट जाने में तेरी भलाई है और आयशा से दूर रहना चाहिए। शिवम के दांत गुस्से में इतने कस गए कि किटकिटाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे सकती थी। आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। इस अध्याय में हमने सुना कि विजय ने ड्रैगन मशरूम के लिए 2 लाइन नामक एक फॉर्मेशन का गठन किया था ताकि उन्हें पनपने के लिए सही वातावरण मिल सके। पहाड़ों से निकलने के बाद वो पापड़ा गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि आयशा की मां माहिरा, एक अधेड़ उम्र की औरत और विराट नाम का एक लड़का शिवम को खरी खोटी सुनाते हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अब आगे शिवम की इंसल्ट करने के बाद विराट आयशा की ओर मुड़ा और एक घुटने के बल बैठ गया। फिर छोटे से ब्लैक बॉक्स को उठा लिया। मैरी मी आयशा, उसने पेशनल्टी कहा और ब्लैक बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर तक चमकती हुई डायमंड रिंग थी। यह देखो, ये एक डायमंड रिंग है और इस डायमंड की कीमत लाखों में है। अधेड़ उम्र की औरत चिल्लाई, वाह! आसपास के सभी लोग टकटकी लगाए डायमंड रिंग को देखने लगे। गांव में कोई भी हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए कुछ 10,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था और इसकी तो लाखों में कीमत थी, लेकिन आयशा पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा और उसने गुस्से में कहा, विराट, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम? विराट की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसका चेहरा शर्म से फिर गुस्से से लाल हो गया। सीधा रिजेक्ट होना उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगने की तरह था।
वो नहीं जानता था कि कैसे उसकी तुलना में एक दूर दराज के गांव का गरीब लड़का बेहतर था। मुझे बताओ आयशा कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है? क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? इस फटीचर को देखो, क्या यह मुझसे बेहतर है? क्या यह तुम्हें खुश भी रख पाएगा? इसके जर्जर मकान को देखो, इन गांव वालों को देखो, वो सभी गरीब, असभ्य और अनपढ़ हैं। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? विराट ने उत्तेजित होकर चारों ओर के लोगों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसकी बात सुनकर गांव वालों के चेहरे काले पड़ गए। वो सभी विराट को शत्रुता की नजर से देखने लगे थे। इन जर्जर घरों को देखो, अरे वाह! तभी विराट के माथे पर एक पत्थर लगा और वो दर्द से बिलख पड़ा। किस कुत्ते ने मुझे मारा? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? एक हाथ से अपना माथा पकड़े विराट ने चारों ओर देखते हुए गुस्से में चिल्लाया, यह किसने किया? तुरंत मेरे सामने आओ वरना। वो गड़गड़ाया। तभी भीड़ के बीच से एक परछाई बाहर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सफेद बटन डाउन शर्ट पहने एक लड़का था जिसके कंधे पर एक कुदाल थी। उसकी पैंट मिट्टी से सना हुआ था और वो एक किसान की तरह लग रहा था। तू तुच्छ किसान, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? विराट ने बुके को जमीन पर फेंक दिया और खड़ा होकर विजय की ओर बढ़ा। उसने अपनी बाजुएं ऊपर उठा ली जैसे कि वो उसे मारने वाला हो। विराट जैसे ही विजय के करीब पहुंचा, एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। हाँ, तो तू क्या कह रहा था कि तुझे किसने मारा? तेरा सवाल गलत था। तुझे पूछना चाहिए था कि क्यों मारा। हालांकि तूने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूं। तेरा मुंह किसी गंदी नाली की तरह है और इसमें बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है। विजय ने थप्पड़ मारने के बाद कहा। थप्पड़ की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। यह इतना जोरदार थप्पड़ था कि विराट अपना चेहरा ढकते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एकमात्र किसान ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। मिस माहिरा, अधेड़ उम्र की औरत और उनकी नौकरानी सभी हैरान रह गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके मुंह हैरानी में फूल गए थे। यहां तक कि शिवम, आयशा और बाकी लोगों के चेहरे पर भी यही भाव थे। गांव वाले जय जयकार कर रहे थे, कुछ तो ताली भी बजा रहे थे। विजय, तुमने अच्छा किया। हाँ, ये इसी लायक है, उसे फिर से थप्पड़ मारो। विजय ने अपना हाथ ऊपर किया और एक बार फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारा। यह पहले की तुलना में और भी तेज था। विराट पीछे की ओर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह से बौखला गया था। कुछ देर बाद जब उसके कानों में झन झन की आवाज खत्म हुई तो वो एक चकित भाव के साथ जमीन पर बैठ गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पहाड़ी गांव के एक किसान ने उसे लगातार 2 बार थप्पड़ मारा था। उसे मार दो! अधेड़ उम्र की औरत गुस्से में चिल्लाई। भीड़ में मौजूद कुछ लोग विराट के आदमी थे, जो अधेड़ उम्र की औरत की आवाज सुन तुरंत गुस्से में आगे बढ़े। ओ, तो तुम लोग विजय को चोट पहुंचाना चाहते हो? गांव के सभी लोग हाथों में हाथ डाल विराट के आदमियों के सामने खड़े हो गए। विजय ने गांव के लिए एक चौड़ी डामर सड़क बनाई थी और गांव के विकास के लिए एक औषधीय जड़ी बूटियों का बागान भी स्थापित कर रहा था। वो पापड़ा गांव की एक आशा था। गांव वाले बाहरी लोगों को उसे धमकाने की अनुमति कैसे दे सकते थे? गांव वालों के पास जो भी उपकरण उपलब्ध था या फिर जो कुछ भी उनके हाथ लगा, उसे लेकर उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया था। यह दृश्य देख विराट के आदमियों का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। वो बस कुछ ही आदमी थे। अगर वो इस गुस्साई भीड़ से लड़ते तो उनकी लाशों के अंगों को ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता। तुम हिंसक किसानों का झुंड, घटिया हिंसक किसान, आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो? अधेड़ उम्र की औरत घबराते हुए चिल्लाई। विजय अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ उसकी ओर आगे बढ़ा। अब तुम क्या चाहते हो? अधेड़ उम्र की औरत कुछ कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। मुझे क्या चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूं, विजय ने सर्द आवाज में मुस्कुराते हुए कहा और अपनी हथेली उठाई। स्टाक! थप्पड़ अधेड़ उम्र की औरत के बाएं गाल पर लगा। वो दर्द से चिल्लाई और बिलखते हुए पीछे की ओर गिर पड़ी। उसका बायां गाल तुरंत सूज गया था। तू घटिया किसान, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अधेड़ उम्र की औरत बदहवासी में चिल्लाई। उसका चेहरा विकृत हो गया था। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? तेरा मुंह गंदा है और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए।
विजय ने एक डेविल स्माइल दी। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और एक बार फिर से अपनी हथेली उठाई। थप्पड़ दूसरे गाल पर लगा। अधेड़ उम्र की औरत जो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर जोरदार थप्पड़ लगने से जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाल बिखरे चुके थे और उसका चेहरा सूज गया था। उसकी हालत दयनीय लग रही थी। आयशा की फैमिली के लोग केवल मूक दर्शक बने इस दृश्य को देख सकते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ देर पहले वो लगभग अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, लेकिन स्थिति अचानक कुछ इस तरह पलटी कि वो सभी उलझन में थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह जवान लड़का कौन था जिसने इतनी बेशर्मी से लगातार 2 लोगों को 2-2 थप्पड़ मारे थे। तू सुअर के बच्चे, अब तू नहीं बचेगा। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और यह पक्का करूंगा कि तू कभी जेल से बाहर ना निकले और वहीं सड़ सड़ कर मर जाए, विराट ने विजय से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त वो किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा हो चुका था। और तुम लोग भी, तुम घटिया किसानों का झुंड, इसके साथ तुम लोग भी नहीं बचोगे। अपने आसपास के ग्रामीणों की ओर इशारा करते हुए वो चिल्लाया। फिर वो बुरी तरह हंसा और अपनी जेब से अपना फोन निकाला। मैं अभी फोन कर रहा हूं। विराट ने हाथ से फोन हिलाया और ताना मारा। तो फिर फोन करो, मूर्ख। विजय ने अपनी आंखें घुमा लीं। विराट ये सुनकर गुस्से में लगभग फूट पड़ा। यह लड़का कितना बेशर्म हो सकता है। अगर यह लड़का बिना सजा के चला गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं अभी फोन कर रहा हूं, तुम बस देखते जाओ। वो बुरी तरह से मुस्कुराया और शहर के पुलिस स्टेशन का फोन नंबर डायल किया। हेलो, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। तुम लोग जल्दी से पापड़ा गांव आ जाओ। यहां एक हिंसक किसान है और उसने मुझे थप्पड़ मारा है। जल्दी आओ और उसे गिरफ्तार करो, विराट ने गुस्से में कहा। फोन उठाने वाले ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ महसूस की। वो रिपोर्ट दर्ज करने वाला ही था कि तभी वो अचानक हैरान रह गया। क्या तुमने कहा पापड़ा गांव? हाँ, पापड़ा गांव, जो इतना दूर है कि पक्षी भी यहां नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ बंजर भूमि वाला एक गरीब पहाड़ी गांव है और ये हिंसक ग्रामीणों से भरा हुआ है, विराट ने कहा। रिपोर्ट दर्ज करने वाला ऑफिसर घबरा गया। उसे पता था कि पिछले इंस्पेक्टर को पापड़ा गांव में किसी से पंगा लेने के बाद उसके पद से हटा दिया गया था। नए इंस्पेक्टर ने इन्फॉर्म किया था कि उन्हें पापड़ा गांव की अच्छी देखभाल करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्हें वहां विजय नामक एक व्यक्ति से पंगा ना लेने के लिए कहा गया था। ऑफिसर को कुछ अशुभ महसूस हुआ। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? क्या विराट की दर्ज रिपोर्ट के बाद पुलिस पापड़ा गांव एक बार फिर से पहुंच जाएगी? आखिर पुलिस ऑफिसर का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि विराट जिसकी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है वो विजय है? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ